सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद होगा ट्रेन बस के बाद होगा। ये भी आप आ सकते साढ़े 6 आएगा भैया, ये 6:30 नहीं आएगा, 6:30 घंटे का पता नहीं, मैंने 5 1 बजे टाइम हमारा 5 छोड़ देंगे। 5 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, फिर बच जाएगी 4 24 5 4 20 होगा ना, 5 4 20 4 बचेगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई भी एक ही बार करोगे, से जाता है इसे 2 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे 2 बार है ना, 4 2 जा 8 हो गए घंटे, 1 घंटा उसका आ जाएगा, 3 1 बचेगा, 1 आधा घंटा हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो आ गया 6:30 बजे। कितना है मुझे भी बहुत ऐसा लगता है, यही चीज़ बस बेकार लगती है, उतनी से डिवाइड कर दो, उतनी बंदे उतनी मल्टीप्लाई कर दो, सीधा हो जाएगा। लास्ट में हम लोग
मिड पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। अगर किसी त्रिभुज में दोनों साइड को अगर मिड पॉइंट को अगर मिला के एक लाइन बने तो ये पैरेलल होती है और ये आगे होती है, ये हमने बताया। तो अब अगर हमने तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिला के एक अंदर त्रिभुज बना, तो ये जो अंदर छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है और इस पूरे त्रिभुज में क्या रिलेशन होगा ये सब। ये तो आपको पता है कि इसकी जो साइड होगी ना वो सामने वाली साइड की आधी ही होगी। जैसे अगर मैं कहूँ ये वाली साइड 6 होगी तो ये वाली कितनी होगी, अगर ये 8 होगी तो ये वाली ऐसे नहीं। अगर मैंने कहा ये वाली साइड 14 है तो ये कितनी होगी, अगर मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसका पेरीमीटर, पहली बात तो ये जितने ट्राइंगल दिख रहे हैं ये सब आपस में बराबर है। आप खुद ही सोचो, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड बराबर ही, तो ये भी ए होगी और ये भी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी बी और बी। इसकी बात करें तो सी और सामने वाली साइड आधी होती है तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक सी है तो ये सी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी और ये वाली बी। अब आप जरा ऑब्जर्व करो कि आपको तीनों जो ट्राइंगल है जितने भी होने हुए 4 ये सब बराबर ही तो लग रहा है, सबकी साइड ए बी सी तो है। तो इसका मतलब इन सभी त्रिभुजों में एक चीज है कि इनका एरिया और परिमाप आपस में क्या होगा, बराबर। तो मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ। अगर आप मिड पॉइंट को मिला दें तो ऐसे आपको छोटे छोटे 4 ट्राइंगल दिख सकते हैं, 1 2 3 और 4। ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इनका एरिया भी बराबर होगा और पेरीमीटर भी बराबर। अभी जो हमने लास्ट क्लास में मीडियन की बात की थी तो उससे एरिया तो बराबर था दोनों ट्राइंगल का, लेकिन पेरीमीटर बराबर हुई गारंटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर इन सभी ट्राइंगल का क्या होगा, बराबर। ये चारों के चारों ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं इनका एरिया या फिर पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा, अब पेरीमीटर जानते हो आप, पेरीमीटर बोलते हैं हम लोग परिमाप को, एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को। परिमाप का मतलब चाहे त्रिभुज हो या चतुर्भुज उसकी सभी साइड्स को ऐड कर दो, उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप इन सबका क्या होगा, बराबर। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि पूरे ट्राइंगल की रिस्पेक्ट में, तो ये अंदर वाले की अगर हम बात करें इसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम ट्राइंगल ई और अगर हम बात करें ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया या फिर ट्राइंगल डी ई एफ का परिमाप, केवल यही 2 बातें पूछी जाती परीक्षा में, या तो परिमाप पूछ लेगा या फिर एरिया। किसी भी ट्राइंगल में ऐसा नहीं है कि वो ट्राइंगल किसी, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो या फिर समबाहु त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो 4 ट्राइंगल बनेंगे, चारों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो एरिया तो पूरे ट्राइंगल का 1/4 होगा, तो एरिया पूरे ट्राइंगल का क्या होगा, 1/4। यानी कि पूरा ट्राइंगल एबीसी है, इस एबीसी का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उसका 1/4 होगा ये अंदर। परसेंटेज में कई बार पूछा गया कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया इस पूरे ट्राइंगल के एरिया से कितने परसेंट, तो परसेंटेज का 1/4 कितना होता है, 25%, यानी कि 75% कम। पेरीमीटर की बात करें तो सारी साइड्स अगर आपसे कही जा रही है कि आधी है तो पेरीमीटर भी तो आधा ही होगा। पेरीमीटर की अगर बात करें तो ये अंदर वाले त्रिभुज की साइड बाहर वाले त्रिभुज की आधी ही तो पेरीमीटर क्या होगा, आधा। त्रिभुज ABC इसी से एक चीज और याद रखें ना, अगर मिड पॉइंट को मिला के हम ऐसे, जैसे ये मिड पॉइंट है और इसको मिला के डी इसको हम एफ ऐसे तो बी यहाँ पर अब पता है क्या है, अगर ट्राइंगल एबीसी है, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है दोनों साइड, यानी कि मध्य। इनको मिला दिया तो 2 पार्ट दिख रहे होंगे, एक तो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला क्या है, ट्राइंगल है, और नीचे वाला क्या है, आयत। आप कह सकते हो पैरेललोग्राम, क्योंकि दोनों साइड तो ये समांतर हो ही जाती है। मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये वाली साइड इसके समांतर होती है, तो बताइए, कभी बताया
अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो सामने वाली साइड के समांतर ही तो होगी पैरेलल। दूसरी चीज इसकी आधी होगी, ये बताया था ना। तो ये पैरेललोग्राम है। आप बस इतना ये समझ लो, ये जो एरिया होगा ना इसका, ये किस रेशियो में होगा, 1:3। आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक ट्राइंगल और नीचे वैसे ही 3 ट्राइंगल है नहीं। ऊपर तो एक ही ट्राइंगल है और नीचे कितने ट्राइंगल है, तो 1:3 का रेशियो रहेगा। अगर कभी जैसे आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया दे दिया और आपसे कहेगा इसका एरिया कितना होगा, तो 1:3 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि इसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना, इन दोनों का टोटल है पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर इतना है तो 3 + 1 कितना होगा, 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 12। अगर आपसे ऊपर वाले का एरिया पूछे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 × 3 कितना हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका एरिया हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो नीचे वाला पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नीचे वाले का एरिया ऊपर वाले का 3 गुना होगा, ठीक है। इससे बहुत करना ये इसको ऐसे लिखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एरिया ऑफ पैरेलल डी सी, इनका रेशियो होगा 1/। ये जो लिखना है इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन मिलेंगे 4 और उनमें से पूछा जाएगा कौन सा सही होगा। बाकी क्वेश्चन जब आप लोग करने लगोगे फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ ये चीजें अब याद आ गई। मैं फिर भी दोबारा से मैं एक बात मैंने स्टार्ट किया था सैटरडे को, तो भी मैंने कहा था, मैंने कहा ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है मैथ्स का, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत दूर रहते हैं, जिन्हें मैथ्स पढ़ी 9th और 10th के अलावा कभी ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल 9th 10th में थोड़ा सा ये है कि स्कोर अच्छा हो जाए, मैथ्स से पढ़नी पड़ती है। वो भी पढ़ते हैं हम लोग 9th 10th से, तो उतना जितना हमें लगता है कि हाँ ये पेपर में आता है। कंस्ट्रक्शन में क्या सीखते हैं, ट्राइंगल का इन सर्कल बनाना, सर्कल बनाना, बस वही आता था क्योंकि पेपर में। परिमाप को पैरामीटर
इस साइड का 2 होगा। ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सर्कल बनाए या बाहर सर्कल बनाए, इसकी इनरेडियस या सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे, या इसकी क्या रिलेशन होगा इनरेडियस और सर्कम। ये दोनों ही आप याद रखना, ये तो कम आता है लेकिन ये तो आप समझ लो कि हर दूसरी तीसरी सेट में रिपीट होता है क्वेश्चन। आपको जो इसकी इनरेडियस होगी अंतर त्रिज्या, इसका एक फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा अमाउंट। अब इसमें डेल्टा क्या है, डेल्टा है ट्रायंगल का एरिया और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछना है, आपको बता दिया जाएगा ट्रायंगल का परिमाप इतना है, अंतर त्रिज्या इतनी, तो उसका एरिया कितना है। परिमाप दे रखा है तो अर्ध परिमाप के लिए 2 से डिवाइड करना होगा। वो हम लोग क्वेश्चन आपको अर्ध परिमाप आपको एरिया दे दिया जाएगा, अंतर त्रिज्या दे दी जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा पेरीमीटर, या फिर हो सकता है ट्रायंगल की साइड दे दें ABC और आपसे ये इसकी आप अंतर्वृत्त की त्रिज्या या अंतर्वृत्त क्षेत्रफल बताएंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सर्कल में क्या करना होता है, पहले उसकी त्रिज्या ढूंढनी होती है और त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उस ट्रायंगल के एरिया को उसके सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर लो, आपको पता लग जाएगा अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी। सेमी पेरीमीटर का मतलब और कुछ नहीं है, देखो पेरीमीटर क्या होता है, A + B + C, मतलब तीनों साइड को जोड़ लो, ये हो गया पेरीमीटर। अर्ध परिमाप अगर निकालना है तो उसको हम डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। इस बात को आपसे, लेकिन जब हमसे सर्कम रेडियस पूछी जाए यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या, अगर त्रिभुज के बाहर से कोई वृत्त बना हुआ है और इसकी त्रिज्या अगर पूछी जाए तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, सर्कम रेडियस होता है A × B × C / 4 डेल्टा। डेल्टा भाई त्रिभुज का एरिया, ABC क्या है, त्रिभुज की तीनों साइड। आप इस फॉर्मूले में जैसे ABC की वैल्यू लगाएंगे और एरिया निकाल के यहाँ लिखेंगे, आपको पता लग जाएगा इस परिवृत्त की त्रिज्या है। तो ये 2 फॉर्मूले आप लिख लो और इसको याद रखना है, ये किसी भी ट्रायंगल में वैलिड है। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में थोड़ा और इजी हो जाएगा, जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे तो सॉल्व होकर कॉल करो, लेकिन ये किसी भी ट्रायंगल में वैलिड है। वो ट्रायंगल कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ट्रायंगल का एरिया नब्बे सेंटीमीटर स्क्वायर, इन रेडियस अंतर त्रिज्या (4.5)
आपको बताना क्या है, ट्राइंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ट्राइंगल का परिमाप 45 सेंटीमीटर। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है ट्राइंगल का एरिया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगर हम इन रेडियस की बात करें, मैंने कहा इस पे सवाल आते नहीं आता तो केवल इतना होता है कि कोई ट्राइंगल देके आपसे सीधे उसकी अंतर्वृत्त त्रिज्या पूछे। बहुत कम, आप समझ लो कि अगर इन रेडियस सर्कम रेडियस के सवाल होंगे तो 20-25 सवाल में कोई एक सवाल ऐसा होगा तो सर्कम रेडियस का यहाँ से पूछ लेगा इस टॉपिक से। लेकिन याद रखो कभी भी जरूरत हो सकती है। देखो अभी मैंने क्या कहा, अंतर त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, इसका। तो ये आर की वैल्यू होगी। एरिया हमें पता है, एरिया को लिखते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा की भी वैल्यू पता है। आपको क्या पता है, आपने कहा कि जो इन रेडियस होती है वो होती है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा अपॉन एस होती है। तो आर की जगह हम कितना लगाएंगे, 4.5। डेल्टा की जगह एरिया कितना है, 90। और एस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हम एस की वैल्यू निकालेंगे तो एस यहाँ आ जाएगा और 4.5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड। तो 90/4। ये तो आपको पता होगी। इधर की नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हमें वैल्यू एस की निकालनी तो इसको यहाँ लिख दो और इसको 4.5 से चलो डिवाइड करते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 45 का डबल ही तो 90 होता है। तो आपकी एस की वैल्यू आ गई कितनी, देखो ये क्या है, अर्ध परिमाप है। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का सिर्फ आधा है। तो जब आपसे पेरीमीटर पूछे तो ये गलती मत करना, पेरीमीटर डबल होगा। अगर अर्ध परिमाप में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमारा अर्ध परिमाप को 20 आ रहा है तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40। यहाँ पर मेरे पास ये परिमाप देखो। तो सबसे पहले तो देखो सेमी पेरीमीटर होता है आधा, यानी कि 45/, अंतर त्रिज्या यानी आर की वैल्यू कितनी, 4। आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो डेल्टा निकालना है। अगर आपको डेल्टा निकालना है तो सीधे सीधे आर की और एस की क्या कर लो, आर एस के साथ मल्टीप्लाई तो होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे। इन रेडियस कितनी, 4। सेमी पेरीमीटर हमारा 45/2। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 45 × 2 यानी कि 90। अब एरिया है तो यहाँ पर यूनिट में लगेगा स्क्वायर। एक बार जब आपको जैसे कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, सारे टॉपिक पढ़ लें और फिर आप प्रीवियस से लगाना शुरू कर लो, प्रैक्टिस सेट लगाना। जब आपको लगे आपका मटेरियल खत्म हो चुका है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ बहुत बार रिपीट कर लिया, जब आप ऐसे नहीं है, मतलब कम से कम 1 साल 1.5 साल तक लगातार पढ़ोगे तभी लगेगा आपने सब कुछ पढ़ लिया, रिपीट होने लगी चीज़ें बहुत बार। तो ये मैं जब मैथ पूरी खत्म हो जाए उसके बाद सजेस्ट करूँगा कि बुक आती है क्वांटम के मैथ्स, पढ़ना जरूरी है। मैथ्स की है, मतलब सारे टॉपिक वही तो एसएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन ये कैट के लिए, सीडीएस के लिए भी है, एसएससी
बुक को पढ़ने से पता है आपका माइंड खोलेगा, आप उसमें वो चीज़ें देखेंगे जो आपको लगता है कि हमने कभी देखी नहीं, ऐसे ऐसे तरीके देखेंगे। जब ये पूरी चीज़ें पढ़ लो, सिलेक्शन के लिए इतना सफिशिएंट है प्रीवियस लगा, लेकिन अगर आपकी नॉलेज और पुष्ट करना चाह रहे हैं तो जरूर पढ़ेगा एक बार काम करके। हिंदी में आती है आई नहीं इसलिए हिंदी में आती मेहनत नहीं की। अगर तुम एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंकिंग की प्रिपरेशन है, जिस एग्जाम का हिस्सा इंग्लिश है, ग्रामर है, तो आप कोशिश ये करो कि आप इंग्लिश में मटेरियल चूज करें। उससे पता है एक तो रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी आपकी, और ये प्रपोजिशन वगैरह वैसे देखते पता लग जाएगा यहाँ पर ये वाली प्रपोजिशन है। बहुत हेल्प मिलती है। वोकैबुलरी आपको भले ही उसका मीनिंग ना पता हो, लेकिन आपको ये पता होगा ये वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मीनिंग नहीं पता होगा लेकिन यूज कहाँ कर सकते हैं ये तो पता होगा। चाहते हमें ऐसे बच्चे मिले जो इंग्लिश में पढ़ना चाहें, जिससे हमारी भी हैबिट थोड़ी बढ़ जाएगी इंग्लिश की। ठीक है, नोट हो गया? क्लास मेरे ख्याल से ऐसी होती है 14 या 15 10 के आसपास होगी, बाकी कुछ फोटो देखना आप भी इतना पढ़ लोगे आपकी मेंस में आती थी, पहले नहीं आती आप मेंस में आते हैं, और आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी मेंस में आने लगा और अच्छा सवाल आता है। इसमें ऐसा नहीं छोटा मोटा सवाल देखना हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको अभी तक पूछना पड़ेगा, इसको सबसे लास्ट में ही डिस्कस करें। किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे आपको भी पता होगा बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपने भी छोटे क्लासेस में एरिया ट्रायंगल निकालना सीखा। देखो पहला अगर किसी ट्रायंगल में आपको उसकी कोई एक साइड पता हो, जैसे एक साइड का मतलब उसको आपको बेस मानना है, यानी कि वो साइड अगर मैं नीचे की तरफ है तो इसके रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल की हाइट पता होगी। अब अगर हाइट कैसे पता करेंगे, तो जो टॉप पॉइंट होगा ना, इस टॉप पॉइंट को अगर हम इसके सामने वाली साइड से ऐसा परपेंडिकुलर इस तरीके से मिला तो ये इसकी क्या हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ये बेस है तो हाइट ये वाली ही होगी। अगर इसको बेस बनाएंगे तब भी क्या ये हाइट रहेगी। बेस बनाने का मतलब इसको रोटेट करना होगा, फिर ये ट्रायंगल इधर, तो इसकी हाइट चेंज हो जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना। मतलब जिस साइड को बेस बनाना है उसके सामने वाले वर्टेक्स से आप उस पर परपेंडिकुलर डालिए और वही उस ट्रायंगल की क्या होगी। तो आपने पढ़ा होगा 1/2 एरिया निकालने के लिए बेस इनटू हाइट। बस हाइट का जरूर ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हाइट यहाँ से लगा ली और बेस ही लगा। मेरा मतलब ये है कि रिस्पेक्टेड हाइट, जो बेस है उसकी रिस्पेक्ट में हाइट नीचे। अगर मैं इसको बेस बनाऊंगा तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लाएंगे तो फिर इसकी हाइट को यहाँ से यहाँ तक पाऊंगा, है ना। दूसरा अभी हमने बात की थी ना सेमी पेरीमीटर, क्या होता है a प्लस बी प्लस अपॉन किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता है और वो नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि वो ट्रायंगल कैसा है, समकोण है, संभव है, आपको तीनों साइड पता है तो आप इसका एरिया तीनों साइड से भी निकालें। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ एस क्या है, सेमी पेरीमीटर यानी कि तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय।
आप एस की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, बाकी ABC तो आपको तीनों साइड पता है, आप ये लगा। ये किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे आप समबाहु त्रिभुज में लगा लो तो भी चलेगा, दो साइड इक्वल है तो भी चलेगा, तीनों साइड इक्वल है तो भी चलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तब, बस तीनों साइड आपको पता होगा। तीसरा वाला तरीका आप पढ़ लो, ये साइड आपको भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ोगे तभी पता लगेगा। एक बात छोटा सा आप पता है क्या, अगर ट्राइंगल की सिर्फ दो ही साइड पता है, तीसरी साइड ही नहीं पता है, एरिया कैसे निकालोगे? दो साइड पता है तो उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए। जैसे मैंने मान लिया ये एंगल ठीक है, एंगल कितना भी दिया होगा क्वेश्चन में कि ये 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, या कितना डिग्री है, 75 डिग्री। अगर आपको दो साइड और उनके बीच का एंगल पता है तो भी आप एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है 1/x × y। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाना पड़ेगा, साइन। इस एंगल का आपको निकालना पड़ेगा साइन। अब जैसे 30 होता है तो साइन 30 की वैल्यू, अभी ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे ना साइन कॉस, तो साइन 30 की वैल्यू है। अब सोच के देखो, अगर यहाँ 90 हो जाए, जैसे ये अगर 90 हो जाए तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। मैंने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, उन्हें तो पता ही होगी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। अगर ये 1 हो जाएगी, ये 90 के केस में 1 हो सकती है और तो नहीं हो सकती, तो आपको पता है 90 पे बन जाएगा तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल भी तो कहलाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट ही हो जाएगी, फिर इसकी 1/2 बेस इनटू हाइट ही तो आएगा। ये 3 मेथड रहते हैं एरिया। अभी केवल कॉन्सेप्ट पढ़ो, सवाल जब कराएंगे तो अपने आप से आपको लगने लगेगा कि हाँ ये हो सकता है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं और उनमें क्या क्या स्पेशलिटी है। हर ट्रायंगल की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ अलग आता है। तो ट्रायंगल को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो दो पार्ट में आप कर सकते हैं, या तो आप साइड्स के बेस पर, यानी कि उसकी भूमिका। अगर हम साइड के बेस पर बात करें तो भी ट्रायंगल हमारे 3 ही प्रकार के होते हैं। एंगल के बेस पर, कोणों के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो भी 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। अच्छा, साइड के बेस पर आप देखो, खुद ही सोच के देखो, या तो तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों साइड इक्वल होगी तो हम उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड इक्वल होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं। अब अगर दो साइड इक्वल होगी तो इसको बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु। तीनों साइड अगर हमारी डिफरेंट हैं, एक भी साइड किसी के बराबर नहीं, तो हम लोग बोलते हैं विषमबाहु। तीनों हैं, तीन ही तो प्रकार के ट्रायंगल होंगे अगर साइड के बेस पर देखें। अब कोई कंडीशन आप बता दो, आपको लगता है या तो दो साइड इक्वल होंगी, या एक भी इक्वल नहीं होगी, और या फिर तीन इक्वल होंगी। 3 प्रकार के होंगे। ये दोनों बहुत कम इंपॉर्टेंट आप मान, केवल ये वाला है, ये अकेले कवर करेगा सब। समबाहु त्रिभुज से सबसे ज्यादा सवाल ज्योमेट्री में पूछा जाता है। अगर एंगल के बेस पर हम लोग बात करें तो भी 3 प्रकार की होंगी। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और उसके बाद अधिकोण त्रिभुज। हमने जब कोण के बारे में डिस्कस किया था तो आपको न्यून कोण भी बताया था,
समकोण भी बताया था, अधिक कोण भी बताया था। न्यून कोण किसको बोलते हैं हम लोग? न्यून कोण 90 को बोलते हैं। वैसे कम कोण आप इसको लिख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समकोण का मतलब 190 होता है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। और अधिक कोण का मतलब 190 से ऑब्टूज एंगल। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है और यहाँ पर होता है इक्विलैटरल। दोनों इतना अच्छे से पढ़ेगा। उम्मीद यही रहेगी कि अगर आपके पेपर में 2 सवाल ट्रायंगल करेंगे तो इसी 2 से पढ़ेंगे। आपकी किस्मत खराब है तो हो सकता है कि ऐसा पूछे, और ये है भी सरल में ज़्यादा है ही नहीं वेरिएशन। विसंभावित रूप से संभव तो बहुत कम सवाल है ही नहीं, ज़्यादा 2-4 से सवाल मिलेंगे आपको। अब इसमें आप समझेंगे, जैसे एक एक को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप इतना लिखो, फिर एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विसंभावित। पता क्या है, एक चीज है कि जब भी पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो स्पेशल कुछ नहीं लिखा रहेगा, सीधे ट्रायंगल लिख के आ जाता है। अगर कोई कंडीशन होगी तब लिख के आता है। कितने डेट है? नोट हो गया क्या? Correct.
करके मैं डिस्कस करता था। सबसे पहले आप मीन उठा, पता है क्या है मीन कोड का मतलब आप जानते हैं एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर किसी ट्रायंगल के तीनों कोण 0 90 के बीच में हैं, तीनों का मतलब प्रत्येक मीन कोड तो उसकी खासियत क्या है कि प्रत्येक कोण 90 से क्या होगा 0 से क्या होगा। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों कोण 0 90 के बीच में रिलेट कर रहे हैं तो वो हमारा एक्यूट ट्रायंगल होगा। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा है तीनों कोण 90 से क्या होना चाहिए कम, ठीक है। या फिर कभी कभी आप ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन देते हैं तो आप कंडीशन देते हैं ट्रायंगल एबीसी दोनों कोण तो अपने माइंड में लेके चलना है कि इसका हर एक कोण 90 से कम होगा। दूसरी अगर आपको जैसे ट्रायंगल की तीन साइड होती है ए बी, ट्रायंगल की तीन साइड है, आप कैसे पहचानेंगे इन तीनों साइड के बेस पर कि ये हमारा एक्यूट एंगल है। चलो एक काम ए को हमने मान लिया इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है, अगर आपको ये पहचानना है कि ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या नहीं तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से कम लेना चाहिए। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से अगर कम है तो वो 100% कैसा ट्रायंगल होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल मैंने आपसे कहा आप मैंने कहा 4 5 अगर इससे कोई एक ट्रायंगल बनाया जाए तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है हमारी 6 का स्क्वायर कितना होता है, बाकी दोनों साइड देख लो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अगर 25 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। आप देखिए बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के टोटल से कम है तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये ट्रायंगल कैसा होगा। बस यही दो बातें आपको याद रखी, बाकी तो सारी जनरल कंडीशन आपको पड़ेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे अधिक अधिक कोण के रूप में क्या है कोई एक कोण कोई सा भी एक कोण आप ऐसा होना चाहिए जो हमारा अधिक कोण हो यानी कि 90 डिग्री से। अगर किसी ट्रायंगल का कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो रहेगा तो फिर वो कैसा होगा अधिक कोण। एक बात बताओ त्रिभुज में क्या दो कोण 90 डिग्री से बड़े हो सकते हैं, बताओ क्या दो कोण 90 डिग्री से ज्यादा के हो सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना रहेगा 180। तो अगर दो कोण 90 से बड़े लेंगे तो 180 से ज्यादा नहीं हो जाएगा टोटल, इसीलिए केवल एक ही कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कोई से भी दो कोण आप ऐड करके देख सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो कोणों का योगफल 90 से कम है, दो कोणों का योगफल अगर 90 से कम है तब भी आप यही कहेंगे कि ट्रायंगल कैसा होगा अधिक। मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर एक कोण 90 से ज्यादा होगा तो बाकी दोनों का टोटल 90 से कम ही होगा क्योंकि 180 लाने के लिए 90 + 90 180 होता है। अब मैंने एक को 90 से ज्यादा ले लिया तो एवरेज में अगर एक तरफ ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, तो बाकी दो कोणों का टोटल 90 से कम हो या फिर एक कोण कितना हो 90 से, तो कोई भी एक कंडीशन दे दे। जैसे आपसे कहते हैं एक ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो भी ठीक है, या फिर ये कहते हैं दो कोणों का टोटल 90 डिग्री से कम है, उसके बाद भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं दो कोणों का योगफल अगर 90 से कम है तो इसका मतलब एक कोण 90 से ज्यादा। ठीक है, इसमें भी सेम यही बात। अगर हम ट्रायंगल की तीन साइड लेते हैं ABC, अगर कोई ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज होगा तो बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों के स्क्वायर के टोटल से ज्यादा आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसा होगा अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 5 2 3 और 4 ट्रायंगल लिया जिसकी तीन साइड दे रखी 2 3 और 4।
मैंने आपको एक बात बताई, ट्रायंगल बनता कब है? जब दो साइड का टोटल तीसरी से ज्यादा। कौन सी वाली दो साइड? छोटी वाली दो साइड। आप देखिए छोटी वाली दो साइड 2 और 3, 2 और 3 का टोटल कितना आएगा? तीसरी वाली साइड से तो ज्यादा है, इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल। अब आप इसमें बड़ी वाली साइड लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा? और बाकी दोनों साइड लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 + 4 कितना होगा? आप बताइए, बड़ी साइड का स्क्वायर ज्यादा है ना बाकी दोनों के स्क्वायर के टोटल से, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा? अधिक होगा। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए साइड देखे ये कैसा त्रिभुज है, पहचान सकते हैं? आपको मैं केवल साइड दूंगा और आपसे कहूंगा ये त्रिभुज कैसा होगा? अधिकोण त्रिभुज, लघुकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, पहचान सकते हैं? केवल इतना ही तो चेक करना है कि बड़ी साइड का स्क्वायर अगर ज्यादा है तो अधिकोण त्रिभुज और बड़ी साइड का स्क्वायर अगर कम है तो लघुकोण। अब रह गया एक, तीसरा है हमारा समकोण। इसको थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज में एक ही बात है कि एक कोण हमारा होना चाहिए 90। अगर किसी ट्रायंगल का एक कोण राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एक बात तो ये, किसी भी ट्रायंगल का अगर एक कोण 90 डिग्री मिल जाए तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। एक ही कोण हो सकता है 90, दो हो नहीं सकते, वो आपको बता चुके, क्योंकि तीनों कोणों का टोटल 180 होना चाहिए। अगर दो कोण 90 ले लिए तो 90 + 90 180 तो ऐसे ही हो रहा है। बच्चा तीसरा कोण क्या 0 होगा क्या? 0 के पास है नहीं कोण। चलो इसको हम लोग करेंगे। एक कोण 90 डिग्री होगा तो इस प्रकार का कोई ट्रायंगल बनेगा। अब एक बात बताइए, आप जानते हैं कि इसमें हम लोग जिनके बीच में 90 डिग्री बनता होगा, एक को आधार लिख लेते हैं और एक को लिख लेते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं बेस और लंब का मतलब परपेंडिकुलर। और जो 90 के सामने होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर हाइपोटेन्यूज। अब एक बात सुनो, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? मैं मतलब एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ा एंगल तो 90 होगा, तो 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी। या अधिकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल दिखाई दे उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस ने एक थ्योरम बताई। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी साइड अगर राइट एंगल ट्रायंगल में होगी यानी कि कर्ण का स्क्वायर होगा वो हमारा बराबर होता है किसके? आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। यही होगा पाइथागोरस ने ये कहा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी तक आपने यहाँ पर देखा सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर हमने देखा, लेकिन वो बराबर नहीं आया, या तो कम आया या फिर कम आया तो फिर त्रिभुज कैसा हुआ? न्यूनकोण त्रिभुज। ज्यादा आया तो त्रिभुज कैसा हुआ? अगर बराबर आ जाए सबसे बड़ी साइड का ए बी सी, अगर कभी भी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के टोटल के बराबर आ जाए तो समझ लेना त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण। इसको भी हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर 3 नंबर ऐसे हैं जिनमें एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के टोटल के बराबर है उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। आपको ट्रिपलेट भी अभी हम सीखेंगे क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, वहाँ भी जरूरत पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री में तो पूरा रोल ही इसी का है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का। ट्रिग्नोमेट्री बनती नहीं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3, 4 और 5। अब आप बताइए सबसे बड़ी साइड हमारी 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? बाकी दोनों साइड देखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो हम ये कह सकते हैं यानी कि दोनों तरफ बराबर। बड़ी साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है? समकोण त्रिभुज। अगर ज्यादा आ जाए तो अधिकोण त्रिभुज और अगर कम आ जाए तो कैसा होगा? देखो साइंस के बारे में उस ट्रिपलेट की मैं बात करूंगा, ये आपको याद रखनी है क्योंकि आप थोड़ा सा सवाल जल्दी करना। जैसे पता है क्या, 3 है, 4 है और 5 है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो 3, 4, 5 होगा तो वो 100% राइट एंगल ट्रायंगल हो नहीं है।
चाहे आप इनको चाहे डबल करो, मैंने रेशियो की बात करी, आप डबल करिए, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6 का, सॉरी 4 का डबल 8, 5 का डबल। अब चाहे आप 3 4 5 में चेक कर लो, 5 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर है। आप देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 100 ही तो होता है, 100 होता है कितने का स्क्वायर। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप चाहे किसी संख्या से गुणा कर दो या आधा भी कर दो। 3 का आधा बताइए कितना होता है 8.5, 4 का आधा और 5 का आधा, ये भी एक ट्रिपलेट है। आप 2.5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर जोड़ के देखो बराबर आ जाएगा। तो ट्रिपलेट का मतलब मैं ये कह रहा उसकी साइड का रेशियो। और कौन कौन सी याद रखनी, ज्योमेट्री के लिए तो इतना सफिशिएंट है। देखो 5 12 और 13, अब चाहे इसको आप डबल कर लो, 5 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 का डबल 24, 13 का डबल। जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ रही होगी तो ट्रिपलेट से ये फायदा मिल जाएगा कि अगर आपको ये याद रहा, जैसे कल को आ गया ट्रायंगल का कर्ड हमारा 10 है और एक साइड, सॉरी कर्ड 26 है, एक साइड 10 है, तो ट्रिपलेट आ गया जल्दी बता देंगे, इसका मतलब ये वाली साइड 24 है, थोड़ा टाइम बचेगा। चाहे आप इसका 3 गुना भी कर लीजिए, 5 का 3 गुना कितना होगा 15, 12 का 3 गुना 36 और 13 का 3 गुना 49। हमें ट्रिपलेट बनाना भी बता देंगे, अगर कभी भूल जाओ तो बना देंगे। उसके बाद 8 15 17, केवल इंपॉर्टेंट वाले ट्रिपलेट दिखाऊंगे, वैसे तो बहुत सारे 7 24 25 9 40 41 11 60 61। इतना लिख लो, अभी बनाना बता देंगे कि कैसे पता लगता है। देखो इवन नंबर की तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, आप केवल इनका देखो ऑड नंबर का। आप ध्यान से देखो, जैसे 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 और 5 को जोड़ो कितना आएगा 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 13 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। 9 है, 9 का स्क्वायर 81, 40 और 41 जोड़ो 81, मतलब एक के ही डिफरेंस पर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, को जोड़ेंगे तो 49। तो किसी भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट बनाना भी आसान है और इवन का भी आसान है। जैसे ऑड नंबर अगर आपने कोई लिया, 1 2 में बना लिया, किसी ऑड नंबर का अगर ट्रिपलेट बनाना है, आप कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे 7 ही लीजिए। अब आपको क्या करना है, अगर 7 का ट्रिपलेट बनाना है तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर देखो कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, इसको 1 के डिफरेंस पर तोड़ना है, 1 के डिफरेंस पर ही तोड़ना है, मतलब अंतर 1 का रहेगा, बस इतना काम करना है। देखो 49 में 2 से भाग लगा दो तो कितना बार जा सकता है 24 दूनी 48, अगर आधा आधा बांटेंगे तो 24 24 48 हो गया, एक बचेगा तो नीचे 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा। अब कल को अगर जैसे आपको 13 का ट्रिपलेट बनाना पड़ गया तो 13 का स्क्वायर बस बताओ, 13 का स्क्वायर 160। अब आपको पता है कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 का 8 बार 16 हो जाएगा, 9 में 2 चौक 1 बचा, तो नीचे 84 नहीं बचेगा, 1 बढ़ जाएगा, कितना जाएगा, तो 13 का ट्रिपलेट हो जाएगा 13 84 85। अब अगर कोई इवन नंबर आपके सामने आ जाए, इसका ट्रिपलेट बनाना, तो इवन नंबर चाहे आप ये ले लो, 10 ले लो, या चलो 10 ले लो, 10 का स्क्वायर आप लोग जानते हो कितना होगा 100। अब 10 का स्क्वायर तो 100 होगा, इसको आपको डिवाइड करना है 4 से। 10 का स्क्वायर 100 है, तो हमारा डिवाइड करने पर कितना रहेगा, इनमें डिफरेंस 2 का रहेगा, तो आप पता है एक नंबर पहले वाला लिख दो, 25 से पहले क्या आएगा 24, और एक नंबर बाद वाला लिख दो, 25 प्लस 1 कितना आएगा 26। तो ट्रिपलेट क्या बना 10 24 और एक और लिख देंगे 8 का ही, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 को 4 से भाग करो, 64 को 4 से भाग करेंगे तो 16 आ गया, 16 से पहले क्या आता है 15, और 16 के बाद तो आपका ट्रिपलेट 8 15 17 ही तो बनता है। यहाँ 17 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के टोटल के बराबर है। तो अगर कभी जरूरत लगे तो देख लेना, वैसे कोई इतना है नहीं, क्योंकि कई 1 2 बार ऐसा भी हो जाता है ना कि आपसे केवल इतना ही पूछ लेता है कि कौन सा इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब बड़े नंबर जब आपके सामने होंगे तो आप स्क्वायर कर करके जोड़ के परेशान हो जाओगे। थोड़ा बहुत आप सोचेंगे, आप देखोगे कि हाँ ऑड नंबर है तो डिफरेंस इधर 1 का होगा, इन दोनों का टोटल इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इवन नंबर है तो इवन नंबर में क्या होगा कि यहाँ पर डिफरेंस होगा 2 का। इवन नंबर ट्रिपलेट में डिफरेंस यहाँ पर 2 का ही होगा। दूसरी चीज, इनको जोड़ना, इसके स्क्वायर का आधा होगा, 17 और 15 कितना होता है 32, और 8 का स्क्वायर 64 होता है।
पता लग जाएगा कि आपको कम से कम कि हाँ ये ट्रिपलेट है और ये ट्रिपलेट देखिए तो इस संपूर्ण डिजिट का भी बचा है। ट्रिपलेट का मतलब मैं बता दिया हूँ, ट्रिपलेट का मतलब एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के जीपीएस कैमरा जीपीएस कैमरा टाइम आता है तो वहाँ पे बी का स्क्वायर होगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक का बनाओ ट्रिपलेट नहीं बनेगा, दो का बनाओ ट्रिपलेट, उसका रीजन पता है क्या है? जैसे एक का स्क्वायर एक होता है, तो उसको एक के डिफरेंस में कैसे तोड़ पाएंगे? एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो उसको एक के डिफरेंस में तोड़ नहीं सकते, तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होता। एक और दो का नहीं बनता है, फिर बाकी सबका बीस और 21 और 29 है, इनका बना के 20 और 20 21 20 21 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 100 से घटेगा कितना आएगा? 90 है। 100 के बाद कितना आएगा? 100। यहाँ पर 20 है 21 है 29 इसका होता है, लेकिन इस रूल से तो बचेगा। मैं ट्रिपलेट की बात कर रहा, ट्रिपलेट दो भी बन जाते हैं किसी किसी नंबर, तो कुछ ऐसे भी नंबर होंगे कि जिनके दो भी ट्रिपलेट बन जाते हैं। मैं तो केवल अब आप 101 का स्क्वायर करेंगे, 99 के स्क्वायर में 20 का स्क्वायर करेंगे तो 101 स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे भी ट्रिपलेट होते हैं कि जिन पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ट्रिपलेट होंगे तो हो सकता है इस रूल से ना बन पाए, जैसे 20 21 29 का बताया हो सकता है 29 से बन जाए, 20 से ना बनना हो, देख लेना चाहिए 29 21 से भी बन सकता है, ये भी हो सकता है। अब जैसे 4 का स्क्वायर है, अब 4 का ट्रिपलेट आप बनाएंगे तो 4 का स्क्वायर होता है कितना? 8 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 से पहले 3 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा। अब ये उल्टा बन गया, 3 4 5, 4 से पहले 3 नहीं, यहाँ पर 4 नहीं हमारा 16 है, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के आएगा, 4 से पहले 3 4 से पहले 3 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। तो ट्रिपलेट ये उल्टा बन गया ना, ट्रिपलेट को 3 4 5 होता है, ऐसा भी हो जाता है। इधर करो हो गया।
इसका एरिया तो सिंपल ही होता है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है, तो ये हमारा बेस हो गया और ये इसकी क्या होगी हाइट होगी। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/2 इसका बेस और जो हाइट है, हाइट की जगह हम लोग इसका परपेंडिकुलर। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप संपूर्ण त्रिभुज का एरिया सबसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आधार होता है उसके रिस्पेक्ट में ये ऊंचाई होता है, तो आधार और ऊंचाई के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डिवाइड कर लेंगे सीधे एरिया। अभी हम लोग बात की थे कि इनरेडियस निकालना है, किसी भी ट्रायंगल की इनरेडियस निकालना है। जैसे हमें यहाँ पर इनरेडियस निकालना है, हमें आपसे को इस ट्रायंगल में ये जो इन सर्कल बना हुआ है इसकी त्रिज्या बताना है। एक तो तरीका वही है ना, तो पहले हम एरिया निकालेंगे, फिर एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा वो ठीक है। लेकिन एरिया सेमी पेरीमीटर निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप इसको पूरा सॉल्व करके आएंगे ना तो सीधे सीधे इतना ही याद रखना है, बेस प्लस परपेंडिकुलर और माइनस डिवाइड करना है इसको। या फिर आप कह सकते हैं बेस का मतलब आधार, परपेंडिकुलर का मतलब लंब और एच मतलब आधार और लंब को जोड़कर आप कर्ण माइनस कर दो, उसके बाद दूसरे डिवाइड कर दो तो आपको पता लगे। जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इनका जो 5 है, ये 12 है, ये 13। आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी और उसका क्षेत्रफल, तो आप डायरेक्ट लगाइए आधार कितना है यहाँ पर 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, 5 और 12 17 होगा, ये 13 माइनस कर दो सामने वाले से। 17 में से 13 घटाएंगे बचेगा 4 और 4 को दूसरे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो इनरेडियस होगी कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्ट कर देगा। आपको एरिया भी निकालना, आप चाहे तो एरिया निकाल दो। एरिया कितना आएगा 12 × 5 60 का आधा 30 होगा। अगर एरिया निकालेंगे तो 12 × 5 कितना होगा 60 का आधा कितना होगा। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे 12 5 17 17 और 13 30, 30 का आधा 15, सेमी पेरीमीटर 13 एरिया आ रहा है 30 को 15 से अगर डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, कोई फर्क नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और अगर आपका मन हो तो एरिया निकालो पहले, जैसे हम लोगों ने पीछे भी जाना था। अब देखो जब मैंने बताया था किसी संपूर्ण त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र, अभी लास्ट क्लास में लिखा है संपूर्ण त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र मैंने कहाँ बताया कर्ण के मध्य में, यानी कि जो इसकी सबसे बड़ी साइड है उसका मिड पॉइंट ही होगा। उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि आप सर्कल में एक थ्योरम पढ़ेंगे कि जो आपका सेमी सर्कल में अर्धवृत्त में जो कोण बनता है ना किसी भी ट्रायंगल तो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री तो भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब उस सर्कल का डायमीटर यानी कि जो व्यास होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के कर्ण के बराबर। अब आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर जैसे ये कर्ण का मध्य बिंदु है, ये इस वृत्त का केंद्र है, तो आप बताइए कि त्रिज्या क्या है। क्या हम कह सकते हैं कि जो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होगा इसका आधा होगा। अगर किसी ट्रायंगल का कर्ण पता है उसका आधा कर्ण वो उसकी परिवृत्त। त्रिज्या की बात करें तो ये तो त्रिज्या है आर, और ये भी क्या है सेंटर से परिधि तक की दूरी तो बराबर ही होगी, तो इसको हम एक नाम देते हैं ए बी और सी, और ये इसका सेंटर है, इसको हमने क्या मान लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि सेंटर से परिधि तक की दूरी, तो ये सेंटर है, इसकी परिधि यहाँ पर ए तक और यहाँ पर सी, ओ ए ओ सी आपस में क्या होगी। लेकिन अगर इस बी को भी इससे मिला दिया जाए तब भी तो ये त्रिज्या ही होगी, तो आप ये कह सकते हैं ये तीनों बराबर है और ये इसकी त्रिज्या यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर। अब आपको एग्जाम्पल धोखा क्या सकता है, वो आपसे कहेगा कि ओबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो आपसे कह देगा कि समकोण त्रिभुज में ओबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर ये 5 होगी तो ये भी कितनी होगी और ये भी कितनी होगी, यानी कि इसका जो कर्ण हो गया कितना होगा, तो तीनों बराबर होंगे अगर समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदु को सामने वाली साइड से मिला दें। अब ये 5 जो ओबी लिखा है क्या लिखता है एग्जाम्पल, आपको लैंग्वेज में लिखेगा तो समकोण वाला जो शीर्ष होगा यानी 90 डिग्री वाला समकोण वाले शीर्ष से खींची गई आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से खींची गई मध्यिका की लंबाई बताइए। तो समकोण वाला शीर्ष तो यही 90 डिग्री होना है, मध्यिका का मतलब
सामने वाले के मिड पॉइंट से मिला दो। अगर मिड पॉइंट से मिला देंगे तो ये हमारा हो गया सर्कम सेंटर। इसका मतलब जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी भी होगी और ये तीनों तरफ बराबर ही होगी। अगर आपको कल को कर्ण दे दिया और आपसे कहे कि संपूर्ण त्रिभुज में उसके कर्ण की लंबाई इतनी, तो संपूर्ण वाले सीन से खींची गई मध्यिका की लंबाई पूछेंगे, तो आप क्या करोगे? कर्ण का आधा। तो आप ध्यान रखना कर्ण का आधा करना पड़ेगा। या फिर आपसे कह दिया संपूर्ण वाले सीन से खींची गई मध्यिका की लंबाई आपको बता दी, तो इसका मतलब अगर संपूर्ण वाले सीन से खींची गई मध्यिका की लंबाई बता दी तो वो क्या होगी? सर्कम रेडियस होगी, यानी कि परिवृत्त की संपूर्ण। दोनों चीजों का अंतर समझ लेना। संपूर्ण वाले सीन से खींची गई मध्यिका क्या होती है और संपूर्ण वाले सीन से खींचे गए लंब यानी अल्टीट्यूड डालेंगे। अगर यहाँ से हम इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो जरूरी थोड़ा ना ये मिड पॉइंट पे मिले, ये कोई गारंटी थोड़ी ना है कि संपूर्ण त्रिभुज में अगर हम यहाँ से कोई लाइन खींचेंगे तो ये मिड पॉइंट पे मिल जाएगा। मिड पॉइंट पे एक ही कंडीशन पर मिल सकती है, जब ये दोनों सेम, ये दोनों साइड सेम होंगी। तो यहाँ से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मिड पॉइंट पे मिलेगी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि संपूर्ण त्रिभुज की दो भुजाएं हमेशा बराबर ही होंगी, वो तो जब कहेगा तब बराबर होंगी, बना नहीं होंगी। तो आप एक बात समझिए, अगर वो संपूर्ण वाले सीन से मध्यिका की लंबाई पूछे तो इसका मतलब उसकी सर्कम रेडियस होगी और जो कि बराबर होती है उसके कर्ण के आधार। लेकिन अगर वो शीर्ष लंब की लंबाई पूछे तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने इसको एच, आप एक बात बताइए, इस ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकाल सकते हैं अपने 1/2 आधार इंटू, तो आधार की बात करें तो CD ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारी ये परपेंडिकुलर x है। एक बात बताओ, जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है, तो आधार और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, एरिया आ जाएगा। दूसरा, अगर हम इस वाली साइड को ही आधार मान लें, इस बार हम इस वाली साइड को आधार मान ले रहे हैं तो कर्ण के रिस्पेक्ट में हाइट तो ये वाली हो जाएगी x। अगर इसको आधार मानेंगे तो हाइट तो ये वाली हो जाएगी, क्योंकि 90 यहाँ पर बनना है तो ये हाइट होगी इनटू x। अब आप देखिए 1/2 से तो 1/2 कट गया, एरिया तो हम दोनों तरीके से निकालेंगे और सेम ही आएगा। इसका मतलब अगर ये x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है, तो ये हो जाएगा बेस इनटू परपेंडिकुलर डिवाइड किससे करना है, या फिर आप कह सकते हो आधार इनटू लंब और हाइपोटेनस होता है। कोई रह गया सिग्नेचर वाला? मेरा नहीं हुआ शायद। मेरा नहीं हुआ शायद। वाह,
समकोण वाले तीसरे तब होगा 90 डिग्री। अगर वो कहेगा आप यहाँ से 90 को डालोगे तो ऑलरेडी 90 नहीं मिलते दोनों 90 पे ही। यहाँ से अगर हम इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे उसी की लंबाई बचेगी। अरे तुमने आते ही बस शुरू कर दिया। हमसे जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेने दो। टाइम देखो कितना बचा? 1:14 1:14 हो गया। ये हो गया। पता नहीं। हो गया? संभव रूप रह गया था संभव रूप से तीनों साइड बराबर होगी ना तो इसका जो परिमाप यानी कि पैरामीटर अगर सेम साइड है अगर सेम साइड होगी तो तीनों को जोड़ने का मतलब ये 3 गुना कर देंगे। ठीक है तो ये हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात इसमें यहाँ से मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला ये ए है। मैंने क्या कहा कि अगर ये दोनों साइड सेम हो बीच वाली साइड तो कॉमन ही होगी दोनों ट्राइंगल में और आपको पता है एक एंगल भी कॉमन है यानी कि 90 एंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है कि तीनों एंगल इक्वल होंगे। ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें तो ये एंगल बाइसेक्टर तो हो गया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब अगर ये 60 था तो 30 डिग्री बचेगा। इधर वाला भी एंगल 30 होगा और इधर वाला भी कितना होगा 90 बना दिया और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। अगर ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए है बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा डिवाइड कर देगा a/2 हो जाएगी और इधर वाली कितनी हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कोई भी मीडियन खींचे या फिर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं या फिर हम अल्टीट्यूड खींचते हैं तो सब सेम है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो है ये हमारी मध्यिका यानी कि मीडियन भी होगी। चाहे आप इसको मध्यिका कह लो या फिर कह लो मीडियन। उसके अलावा कोण संधिवादक यानी कि एंगल बाइसेक्टर भी यही है क्योंकि ये कोण जो जिस शीर्ष से हमने यहाँ से इसको मिलाया है तो ये शीर्ष को बाइसेक्ट तो कर रहा है तो कोण संधिवादक भी होगी। उसका रीजन ये है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि इनकी तीनों साइड तीनों एंगल तो इक्वल हो गए तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये यहाँ पर अगर सामने वाली साइड की बात करें तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं 90-90 दोनों साइड में ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। कोण संधिवादक को हम लोग क्या लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं क्या कहते हैं मीडियन हो गया अल्टीट्यूड शीर्ष। अब एक बात समपूर्ण त्रिभुज में क्या है
ये सभी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि है तो यही, चाहे आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, तीनों में से आप जो चाहे ना। इसीलिए पता है क्या है, जब भी संभावित त्रिभुज की बात होती है ना, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीधे सीधे, इसको क्या बोलते हैं, हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट यही, तो हाइट भी यही है, मीडियन भी यही है, एंगल बाइसेक्टर भी है, अल्टीट्यूड। तो पेपर में लिख के कुछ भी आ रहा है, तो आपसे कहते हैं संभावित त्रिभुज की मध्यिका है, तो आप समझना वो ही मध्यिका है और वही क्या है। अब हाइट निकालोगे कैसे भाई, आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनना, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हाइट आएगी, ये आएगी √3/2 इंटू, आप ध्यान रखना कि संभावित त्रिभुज में अगर मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड या हाइट निकालनी तो सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करें। ए क्या है, इस संभावित त्रिभुज की हाइट के बराबर। ठीक, तो साइड निकालें। अब निकालते हैं जरा इसका एरिया। देखो भाई, अगर एरिया निकालना है आपको, तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है, और हाइट हमने निकाली क्या, √3/2 इंटू, तो 1/2 तो पहले से ही था वहाँ पर, 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/4। a इंटू a कितना हो जाएगा, ठीक है। ये सभी को पता होगा कि अगर संभावित त्रिभुज का एरिया निकालते तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर इसकी हाइट दे दी जाए तो कैसे निकालेंगे, पहले हाइट से हम लोग साइड निकालते हैं, फिर हम एरिया निकालते हैं। वो भी कोई गलत तरीका नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, देखो जरा, इसको क्या हम लोग √3/2 इंटू a, इसके बाद यहाँ पर बचेगा अपॉन में 4 इंटू a। भाई a स्क्वायर को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, a इंटू a क्या होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 और √3। इसका मतलब अगर यहाँ पर हमें √3 मिलता है, केवल यहाँ पर हमें क्या मिल जाए, तो √3 अगर ऊपर लिखेंगे तो हमें नीचे डिवाइड भी करना होगा, जिससे कि बैलेंस हो। ठीक है, अगर √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी कुछ करना पड़ेगा। अब ये हमारी हाइट बन गई, हाइट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट का क्या हो जाएगा। आप सीधे सीधे एक ही बात लिखो कि अगर आपको डायरेक्ट हाइट पता हो तो पहले आप हाइट का स्क्वायर करना और इसको डिवाइड कर लेना, इससे √3। अब इसमें आपको ये हेल्प मिलेगा, कल को आपसे कह रहे हैं कि एरिया इतना, हाइट तो आप यही से बता दोगे, एरिया को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, हाइट पता रख देंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा 2-4 सेकंड। नोट करके एक बात लिख लेना, इसकी जितनी भी, अब चाहे आप मध्यिका यहाँ से लगाओ चाहे आप यहाँ से लगाओ, जब आपको तीनों साइड ही बराबर है तो तीनों साइड से आप किसी भी चीज को चुन लो, बराबर ही तो आएगी मध्यिका की लंबाई। आप यहाँ से बनाएंगे तब भी उतनी आएगी, यहाँ से बनाएंगे तब भी। तो आप ये समझ लो कि इसका प्रत्येक शीर्ष लंब मध्यिका कोण समद्विभाजक समान। दूसरी बात आप लिखना, अंतःकेंद्र, हमने 4 केंद्र पढ़े थे ना त्रिभुज में, इनसेंटर, परिकेंद्र, सर्कमसेंटर, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, उसके बाद पढ़ा था केंद्र। इकलौता ऐसा त्रिभुज है कि जिसके चारों के चारों केंद्र एक ही पॉइंट पर हो। आपसे पूछता है कि एक त्रिभुज का अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में तो इसको संगामी कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, संगामी होते हैं। संगामी का मतलब यह है कि एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जहां पर इसका अंतःकेंद्र होगा वहीं पर क्या होगा, परिकेंद्र। तो अगर कल को आपको जरूरत पड़ जाए अंतःकेंद्र की, आपसे कहे कि परिकेंद्र के लिए अगर कुछ जैसे आपने संभावित त्रिभुज बनाया, तो अगर वो कह रही है अंतःकेंद्र है तो अपने माइंड में सोच लेना ये परिकेंद्र भी होगा और केंद्र भी होगा। ठीक है, तो संगामी का मतलब एक ही पॉइंट पर। अब ऐसे लिखो, अगर एक ही बिंदु पर, तो संभावित त्रिभुज के चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन रेडियस
इन रेडियस की अगर बात करें तो ये होगी a/2√3। आप चाहे तो एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करके देख देना। इन रेडियस इसकी होगी a/2 और इसकी सर्कम रेडियस होगी a/√3। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, इसकी सर्कम रेडियस इन रेडियस की डबल होगी। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट गई, चलो मैं कल बताता हूँ, मुझे याद दिला देना कि जो हमने सेंट्रॉइड पढ़ा था वहाँ पर मुझे ये बताना था सेंट्रॉइड जो मीडियन है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं दिखा दूँगा, कल मुझे याद दिला, तब याद आया जब यहाँ पर उसका यूज हुआ। आप एक बात कर रही है कि जैसे यहाँ से अगर हम बात करें तो नीचे की साइड में अगर हमने इससे मिला दिया तो ये इन रेडियस बन गई। अगर मैं इसको ऊपर की साइड में मिला दूं सेंटर से तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सर्कम रेडियस हो जाएगी। हमने ये तो बात कर ही ली थी कि इसके चारों केंद्र एक ही जगह पे तो होंगे, तो नीचे अगर इससे मिला देंगे तो ये इन रेडियस होगी और ऊपर मिला देंगे तो ये हो जाएगी सर्कम रेडियस। ये मैं बताना चाहता हूं, यहाँ से ही पता लग रहा है ये जो r है ना, इस r का डबल है, क्योंकि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो घट जाएगा, ये तो हुआ ना मतलब। तो पहली बात तो ये है कि इसकी सर्कम रेडियस यानी ये परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या किस रेशियो में होती है, 2:1, क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रॉइड भी तो होगा और सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है वर्टेक्स की साइड से, ऊपर वाली डबल होगी और नीचे वाली। तो ये पता क्या है, अगर आप इस पूरे को मिला के देखें, सर्कम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या दोनों को अगर अपने मिला के देखते हैं तो आप देखो क्या ये हाइट नहीं बन गई। अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो इस ट्राइंगल की हाइट भी तो होगी। तो ये पता है r प्लस r क्या होगा, h। किस रेशियो में होना है, 2:1। बस एक चीज मैं आपको केवल बताऊंगा कि अगर आप ये r बराबर होता है h/3, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या हाइट का तिहाई होता है, तो आपके क्वेश्चन जल्दी लगने लगेंगे। सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा। और परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का होती है डबल, परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का डबल। ये 2 बातें आप याद रखना। अब जैसे कल को कहा कि समबाहु त्रिभुज की हाइट 15 है, आपसे कहा कि परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो मुझे पता है अगर हाइट 15 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या तिहाई होगी कितनी, परिवृत्त की त्रिज्या डबल होगी 5 का कितनी, मतलब ओरल कैलकुलेट कर लिया, इसका एरिया हो जाएगा πr², 10 का स्क्वायर 100। अभी आप इतनी बात लिख लीजिए, बाकी अगली क्लास में अपने क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई करते हैं। थैंक यू। एक पॉइंट और मुझे लगा सही है। अगर हम समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी पॉइंट ले लें और तीनों साइड की आपको लंबवत दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी दे 90 का एंगल बनना चाहिए x y, तो इन तीनों का जो सम होगा उस ट्राइंगल की हाइट के इक्वल होगा। रीजन ये है कि अगर हम यहाँ से इनको मिला के 3 ट्राइंगल बना दें तो तीनों का एरिया मिला के इस पूरे एरिया के अगर बराबर लिखते हैं तो x + y + z बराबर h ही आता है। तो हाइट लिख सकते हैं या फिर हाइट को लिख सकते हैं √3/2 इस कॉन्सेप्ट को लिखना है। इससे आपसे डायरेक्ट या तो हाइट पूछेगा या फिर आपसे एरिया पूछेगा।
केवल आपको नंबर पूरी करेगी। यहाँ XYZ एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तीनों भुजाओं के लंबवत दूरी है। संगामी को कैंडिडेट्स बोलते हैं, संगामी को कैंडिडेट्स। सर ये वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, ये रिपीट कर दीजिए। ये अगर हम बात करें कि रेडियस इसकी 1 और 2 और सर्कम रेडियस तो देखिए, अगर दोनों को मिला के समझे तो सेंटर तो हमारा दोनों का सेम ही होगा। नीचे वाली रेडियस है, ऊपर वाली क्या है, सर्कम रेडियस। मैंने यहाँ सेंटर बीच में बना लिया, मैंने क्या कहा एक ही पॉइंट पे होगा, इसके सर्कम सेंटर ये तो पता ही है कि जो सर्कम रेडियस होती है वो इन रेडियस का डबल होगा। आप इन दोनों में रिलेशन देख सकते हैं, ये इसका डबल ही होगा। ठीक है, अब देखो अगर इस पूरे को एक साथ अगर काउंट किया जाए तो ये पूरा एक साथ मिला के ये हाइट ही हो गया ट्राइंगल की। तो अंधावृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या को ऐड कर दो तो वो हाइट के इक्वल होगी। और ये जो हाइट है ये 2:1 के अनुपात में ही तो डिवाइड हो रही है। सवाल करोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी केवल आप इतना समझो कि अगर ये 2:1 के अनुपात में, आप खुद ही सोचिए 2:1 का मतलब अगर टोटल 3 है, 3 में से एक हिस्सा ये है, दो हिस्सा है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि अंधावृत्त की त्रिज्या हाइट का तिहाई और परिवृत्त की त्रिज्या इस त्रिज्या का डबल। ओके